दोपहर का समय था। खेत में लगातार मेहनत करने की वजह से शरीर पूरी तरह थक चुका था और तेज धूप में खाना खाने के लिए मैं धीरे धीरे अपने खेत की उस एकाकी झोपड़ी की ओर बढ़ा। यह इलाका बिल्कुल सुनसान था, जहां आमतौर पर किसी का आना जाना नहीं होता। झोपड़ी के पास पहुंचते ही मेरी नजर अंदर पड़ी और उसी पल मैं हैरान रह गया, क्योंकि भीतर एक युवती बैठी थी, शांत और बेहद सुंदर। एक क्षण के लिए लगा जैसे आंखों का भ्रम हो, क्योंकि ऐसी जगह पर किसी का होना नामुमकिन सा था। लेकिन मैंने हिम्मत करके भीतर कदम रखा और उसी एक पल के बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर है। मैं एक किसान हूँ और मेरी उम्र इस समय 34 साल है। कुछ साल पहले ही मेरे माता पिता का अचानक निधन हो गया और उस गहरे सदमे के बाद मेरी जिंदगी जैसे पूरी तरह उलट-पुलट हो गई है। शहर में मैं जो नौकरी कर रहा था, वह दिल को बिल्कुल नहीं लगती थी। हर पल माँ-बाप की याद आती रहती थी। इसलिए आखिरकार सब कुछ छोड़कर मैं हमेशा के लिए गाँव वापस आ गया और हमारी जो थोड़ी बहुत खेती थी, उसी खेती में मैंने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। आज मेरी पूरी जिंदगी खेती के इर्द-गिर्द ही घूमती है। सुबह जल्दी उठना, खेत में खाना, फसलों का ध्यान रखना, धूप छाँव में मेहनत करना, शाम को थक कर घर लौटना, यही मेरा जीवन बन गया है। मैं किसान हूँ, इसलिए मुझे कोई लड़की देने को तैयार नहीं होता। यह अनुभव मैंने कई बार लिया है। रिश्ते देखने गया, बातें हुई, लेकिन आखिर में कहीं न कहीं किसान शब्द आड़े आ जाता और जवाब नकारात्मक ही मिलता। धीरे-धीरे मेरे मन में शादी का विषय ही निकल गया और मैंने खुद को समझा लिया कि ज़िंदगी मुझे अकेले ही बितानी है। मेरा घर बड़ा है, खुला है, लेकिन फिर भी मुझे मिट्टी से, खेती से जुड़ी ज़िंदगी ही ज़्यादा प्यारी है। उस दिन भी रोज़ की तरह मैं सुबह से खेत में काम कर रहा था, घास निकाल रहा था, मेड़ की मिट्टी संभाल रहा था। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और देखते-देखते दोपहर हो गई। धूप तेज हो चुकी थी, शरीर से पसीने की धाराएं बह रही थी, बदन पूरी तरह थक गया था। मेरे खेत में एक पुराना कुआं, उसके पास ही एक बड़ा पीपल का पेड़ और उसी पेड़ की छाया में एक छोटी सी झोपड़ी है, जहां मैं अक्सर दोपहर का खाना खाने बैठता हूँ। उस दिन भी मैं घर से डिब्बा लाया था, इसलिए झोपड़ी की तरफ मुड़ा, पेड़ से टंगा हुआ डिब्बा निकाला और धीरे धीरे झोपड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन झोपड़ी के दरवाजे में पैर रखने ही वाला था कि मेरी नज़र अंदर गई और मुझे जबरदस्त झटका लगा। मेरी जिंदगी में कभी न देखा हुआ दृश्य मेरी आंखों के सामने था। झोपड़ी के अंदर एक गरीब युवती थी, जिसने फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी। उसकी गोद में करीब 1 साल का छोटा सा बच्चा था और वह दीवार से टेक लगाकर सोई हुई दिख रही थी। मेरे कदमों की आहट सुनते ही वह चौंक कर उठ बैठी। मुझे देखते ही डर के मारे थोड़ा पीछे सरक गई। उसकी आंखों में डर, बेबसी और अनिश्चितता की छाया साफ दिखाई दे रही थी। एक पल के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं, क्योंकि यह सब सच है या कोई भ्रम, इस पर मुझे ही भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए शांत स्वर में पूछा कि तुम कौन हो और मेरी झोपड़ी में क्या कर रही हो। यह सुनते ही उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया। उसकी कांपती हुई आवाज झोपड़ी में गूंज उठी और वह गिड़गिड़ा कर बोली कि साहब, मुझे कुछ मत कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं बहुत दूर से यहाँ आई हूँ। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन कहीं न कहीं एक अलग सी शांति भी महसूस हो रही थी। गरीबी, थकान और हालात ने उसका सौंदर्य ढक दिया था, फिर भी वह देखने में बहुत सुंदर थी। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, पहले शांत हो जाओ। मेरे पास पानी की बोतल थी, उसका गला सूखा हुआ लग रहा था, इसलिए मैंने उसे पानी दिया। उसने डरते-डरते बोतल ली, घूँट-घूँट पानी पिया और अपने बच्चे को भी थोड़ा-सा पानी पिलाया। वह बच्चा भी बहुत थका हुआ, भूखा और कमजोर दिखाई दे रहा था। वह दृश्य देखकर मेरा दिल अंदर से हिल गया। इतना छोटा बच्चा लेकर यह औरत इस हालत में यहाँ कैसे पहुंची होगी? यह सोचते ही सीने में दर्द सा हुआ। मैंने उससे कहा कि अब ठीक से बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और यहाँ क्यों आई हो। तब कुछ पल वह चुप बैठी रही, जैसे मन को मजबूत कर रही हो। आंखों में आंसू भर आए और फिर वह धीरे धीरे बोलने लगी।
उसने कहा, मेरा नाम संगीता है। मैं बहुत दूर के एक छोटे से गांव से आई हूँ। कुछ साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे घर में मैं, मेरे पति संतोष, मेरे देवर अमोल और मेरे सास ससुर, हम सब साथ रहते थे। शुरुआत में हमारा संसार बहुत ठीक ठाक चल रहा था। घर में हंसी मजाक था, बातें होती थी, सुख दुख आपस में बांटे जाते थे। कुछ समय बाद मैं गर्भवती हुई और उन दिनों मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। सास ससुर भी शुरू में मुझ पर बहुत स्नेह दिखाते थे। उनकी बातों और व्यवहार में अपनापन था। उनके मन में बस यही इच्छा थी कि मुझे बेटा हो, ताकि घर का वारिस आगे चले और खानदान का नाम बना रहे। लेकिन जब 9 महीने पूरे हुए और मैंने एक प्यारे सी मासूम बच्ची को जन्म दिया, उसी पल से जैसे सब कुछ खत बदल गया। सास ससुर की आंखों से ममता गायब हो गई, उनके शब्दों में ठंडापन आ गया। ताने शुरू हो गए, लड़की हुई है, घर का कोई वारिस नहीं, ऐसे शब्द रोज कानों में पड़ने लगे। लेकिन उस दिन मेरे पति संतोष बेहद खुश थे। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा, आंखों में स्नेह भरकर कहा, बेटा हो या बेटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बेटी ही हमारी सास है। उनके ये शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। सास ससुर मुझ पर चिल्लाते थे, गालियां देते, मेरे चरित्र पर शक करते थे, लेकिन मेरे पति हमेशा मुझे समझाते थे, उनकी बातों पर ध्यान मत दे, मैं हूँ ना तेरे साथ। और उनके उस सहारे पर भरोसा करके मैं सब कुछ सहती रही और घर संभालती रही। मेरी बेटी तब मुश्किल से 2-3 महीने की थी। उनकी छोटी सी मुस्कान ने पूरा घर रोशन हो जाता था। जब वह अपनी नन्ही उंगलियां से मेरी उंगली पकड़ लेती तो मेरा सारा दुख जैसे भूल जाता था। मैं थोड़ा संभलने लगी थी, मेरा शरीर भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तभी जिंदगी ने ऐसा जोरदार वार किया कि सब कुछ तबाह हो गया। अचानक मेरा पति का भयानक कार एक्सीडेंट हो गया और उस हादसे में मेरे पति हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। वह पल मेरे लिए काले पत्थर जैसा था। उस दिन के बाद मेरे लिए जिंदा रहना बस सांस लेना भर गया था। एक तरफ पति के जाने का गहरा दुख, उसकी यादें, उसका सहारा खो देने का एहसास, रात में नींद से घबरा कर उठ जाना, और दूसरी तरफ सास ससुर का असहनीय अत्याचार शुरू हो गया। उन्हें लगता था कि मेरी एक बेटी है, आगे चलकर मैं संपत्ति पर हक मांगूंगी। इस डर से उन्होंने मुझे इंसान की तरह व्यवहार करना ही बंद कर दिया। मारपीट, गाली गलौज, दिन रात काम में जोत देना, कई बार खाना तक न देना, भूखे पेट दिन गुजारना, तन पर कपड़े फट जाए तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मेरी छाती से चिपकी उस छोटी सी बच्ची के लिए मैं सब कुछ चुपचाप सहती रही। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि अब उनकी नजरें बदल चुकी है। उन नजरों में नफरत थी, लालच था और कुछ बहुत भयानक करने की साजिश थी। उस दिन उनकी फुसफुसाहट, उनके कटाक्ष और हरकतें मुझे बेचैन कर रही थी। मेरे दिल ने साफ साफ महसूस किया कि वे मुझे और मेरी बच्ची को जिंदा छोड़ने वाले नहीं हैं। और उसी पल मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। उस रात जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, मैं बिना किसी को बताए जो कपड़े तन पर थे उन्हीं में अपनी बच्ची को सीने से कसकर लगाकर घर से निकल पड़ी। पूरी रात चलती रही, कभी दौड़ती, कभी रुकती। हर साये में मुझे डर दिखाई देता था। बार बार पीछे मुड़कर देखती कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पैरों में छाले पड़ गए थे, शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी। लेकिन अपनी बच्ची की सांसों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए मैं रुकी नहीं। खेतों से कांटों, झाड़ियों से, अंधेरी पगडंडियों से किसी तरह रास्ता बनाते हुए चलते चलते अचानक आपकी वह झोपड़ी मेरी नजर में आ गई। और उस झोपड़ी ने जैसे उस रात मुझे जिंदगी दे दी। यह सारा दुख उसकी जुबानी सुनते हुए मेरा मन सन्न हो गया। मेरी आंखें अपने आप भर आई थी। मेरे हाथ में वैसे ही खाने का डिब्बा था और मुझे एहसास हुआ कि यह युवती और उसका बच्चा कितने भूखे होंगे। इसलिए मैंने उससे कहा, यह लो, खाना खा लो। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें नम थी, उस नजर में कृतज्ञता थी, संकोच था, फिर भी वह बोली, नहीं, आप खाना खाइए। उसने कहा। तब मैंने उसे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो,
हम दोनों साथ में खाएंगे। और मैं वही उसके साथ बैठ गया। हम आमने सामने बैठे। मैंने डिब्बा खोला, उसमें से आधा खाना उसे दिया और आधा खुद लिया। मैंने जोर देकर कहा, खाना खाओ। वह फिर मना कर रही थी। तब मैंने उसकी गोद में सोए उस बच्चे की ओर देखते हुए कहा, कम से कम इस बच्चे के लिए तो खाओ। तुम नहीं खाओगी तो यह बच्चा कैसे जिंदा रहेगा। मेरे शब्द सुनकर वह कुछ पल शांत रही और फिर धीरे धीरे उसके हाथ खाने की ओर बढ़े। उसकी भूख उसकी हर हरकत में साफ दिखाई दे रही थी। हम दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे, लेकिन उसकी गोद में सोया वह मासूम बच्चा और उसके जीवन का असहनीय दुख देखकर मेरा दिल अंदर से भर आया था। खाना खत्म होने के बाद उसने हाथ जोड़ दिए तो मैंने उससे कहा, मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करना ही सच्ची इंसानियत है। खाना हो जाने के बाद वह उठकर बच्चे को लेकर जाने लगी तो मैंने उससे रोकते हुए पूछा, संगीता, कहाँ जा रही हो? उसने कहा, मैं अब निकलती हूँ। मैंने पूछा, कहाँ जाओगी? तो वह आंसुओं से भरी आंखों से बोली, जहाँ रास्ता दिखेगा उधर चली जाऊंगी। उसकी यह हालत देखकर मैं उसके सामने खड़ा हो गया और दृढ़ता से कहा, संगीता, ऐसे अकेले कहाँ जाओगी? सामने ही मेरा बड़ा घर है। मेरे घर चलो, यही रहो। मैंने उसे समझाया कि अब उसका अपना कोई नहीं है, वह कहाँ जाएगी। तब वह कुछ पल चुपचाप खड़ी रही। मैंने उसे अपना घर दिखाते हुए कहा, वह देखो, मेरा बड़ा घर है, खुला है, तुम वहाँ सुरक्षित रह सकती हो। तब उसने थोड़े संकोच से कहा, मैं वहाँ रहकर क्या करूँगी? मैंने जवाब दिया, तुम मेरे खेत में काम कर लेना, मैं तुम्हें अच्छे से पैसे दूंगा। इस पर उसने कहा, मैं आपके खेत में काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपके बंगले में नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे इस झोपड़ी में रहने थे तो क्या चलेगा? मैंने सहमति से सिर हिला दिया और उसी पल उसके चेहरे पर उभरी संतोष और भरोसे की मुस्कान देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे जीवन में बहुत कुछ मिल गया हो। मैंने उससे कहा, चलो पहले मेरे घर चलकर तुम्हें खाना बनाने के बर्तन और थोड़ा बहुत सामान देता हूँ, फिर तुम आराम से इस झोपड़ी में रहना। और हम दोनों मेरे घर गए। वह मेरा घर चुपचाप देख रही थी। घर बड़ा था, सादा लेकिन खुला और साफ सुथरा। वह घर के हर कोने को ध्यान से देख रही थी, जैसे जिंदगी में पहली बार उसे थोड़ी सी सुरक्षा, सहारा और इंसानियत का एहसास हो रहा हो। मैं घर के अंदर गया और उसके लिए जरूरी बर्तन, थोड़ा सा अनाज, खाना पकाने का आवश्यक सामान, रोजमर्रा की कुछ चीजें, बच्ची के लिए छोटी छोटी जरूरत की वस्तुएं, यह सब इकट्ठा करके उसे दे दिया और वह सब लेकर वह धीरे धीरे उस झोपड़ी की ओर चल पड़ी। जाते वक्त उसने फिर से हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में बिना शब्दों के झलकती कृतज्ञता थी और मैं कुछ पल उसे बस देखता ही रह गया, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। लेकिन उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ था, उसने उस सुंदरता को दर्द, संघर्ष और अकेलेपन की छाया में ढक दिया था। मेरे मन में अनायास विचार आया कि उसके घरवालों को उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पति का सहारा छिन जाने के बाद एक औरत कितनी अकेली पड़ जाती है। उसके सामने पूरा जीवन होते हुए भी उसे जीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। इसका वह जीवंत उदाहरण मेरी आंखों के सामने खड़ा था। उसी दिन से संगीता मेरे खेत की झोपड़ी में रहने लगी और रोज मेरे खेत में काम करने आने लगी। धूप छाव में वह मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करती थी। कभी हल चलाने में मदद करती, कभी घास निकालती, कभी फसलों को पानी देती। उसके परिश्रम में जरा भी आलस्य नहीं था। मैं उसे जरूरत का सारा सामान मुहैया करता था। मैं समय पर उसे मजदूरी देता था और उसके साथ काम करते हुए मुझे एक अलग ही संतोष, एक अलग ही सहारा महसूस होता था। वह खेत में ही एक पेड़ के नीचे झूला बांधकर उसमें अपनी बेटी को सुलाती थी और फिर दोबारा काम में लग जाती थी। काम करते करते बीच में वह उस झूले की तरफ नजर डालती रहती थी। बच्ची हिल रही है या नहीं, रो तो नहीं रही। उसके चेहरे पर छिपा हुआ दर्द मुझे लगातार बेचैन करता रहता था, लेकिन वह किसी भी तरह की मदद आसानी से स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। करीब 1.5 महीना गुजर गया। नियमित मजदूरी की वजह से उसकी और उसकी बेटी की जरूरतें पूरी होने लगी थी। बदन पर कपड़े ठीक से दिखाई देने लगे थे। चेहरे पर थोड़ी सी रौनक लौट आई थी।
और वह भी अब कुछ निश्चित, कुछ शांत और कभी-कभी मुस्कुराती हुई दिखने लगी थी। अनजाने में हमारी नज़रें एक दूसरे से मिलने लगी थी। काम करते-करते किसी पल उसकी नज़र मुझ पर ठहर जाती और मेरी नज़र भी अनायास ही उसकी ओर चली जाती। और सच कहूँ तो वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। एक दिन काम करते हुए उसने सहज ही मुझसे पूछा, साहब, आपके घर में कोई क्यों नहीं रहता? आपके माँ-बाप, आपकी पत्नी कहाँ दिखाई नहीं देती? ये शब्द सुनते ही मेरे सीने में एक ठिस उठी, आंखें भर आई और मैं कुछ देर चुप रहा। फिर उससे कहा, संगीता, मेरी हालत भी कुछ तुम्हारी जैसी ही है। मैं पहले शहर में नौकरी करता था। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक दिन पिताजी चल बसे और कुछ ही दिनों में माँ का भी देहांत हो गया। उन दोनों के जाने से मैं पूरी तरह अकेला हो गया। तब मेरी शादी नहीं हुई थी। शहर में रहकर काम कर रहा था, लेकिन माँ-बाप की यादें सुना, घर और अकेलापन सहा नहीं गया। इसलिए सब छोड़कर फिर से गाँव खेत में लौट आया। मेरा दुःख सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। उसके चेहरे पर सहानुभूति साफ दिखाई दे रही थी। वह बोली, तो फिर आप खाना कैसे बनाते हैं? तब मैं हल्के से मुस्कुराकर बोला, अब आदत हो गई है, खुद ही अपने हाथ से खाना बनाकर खा लेता हूँ। मेरी ये हालत देखकर उसके दिल को चुभन सी हुई और उसी दिन से वह रोज अपने हाथ से बना हुआ खाना मेरे लिए टिफिन में लेकर आने लगी। उसके हाथ का सादा लेकिन प्यार से बनाया हुआ खाना मुझे माँ की ममता का एहसास कराता था और उस दिन से हमारा रिश्ता और भी गहरा और भी गरीबी होता चला गया। इसी दौरान एक दिन सुबह करीब 7 बजे के आसपास संगीता अचानक मेरे घर आ गई। उसकी बेटी उसकी छाती से चिपकी हुई थी और तेज बुखार से तप रही थी। बच्चे का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और संगीता मुझे देखते ही रोने लगी। मैं घबरा कर बोला, क्या हुआ संगीता? तब वह हड़बड़ाते हुए रोते बोलते बोली, मेरी बेटी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उसे बहुत तेज बुखार है, अस्पताल ले जाना है। क्या आप मदद करेंगे? मेरे साथ चलेंगे? मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसकी बेटी के माथे पर हाथ रखा तो उसका शरीर बुखार से बिल्कुल तपता हुआ महसूस हो रहा था। एक पल भी देर किए बिना मैंने अपनी टू व्हीलर निकाली, संगीता को पीछे बैठने को कहा और हम तीनों अस्पताल की ओर निकल पड़े। गाड़ी चलाते हुए जब मैंने शीशे में उसकी तरफ देखा तो जो चेहरा हमेशा शांत और तेजस्वी दिखाई देता था, आज वही चेहरा चिंता, डर और बेबसी से मुरझाया हुआ लग रहा था। थोड़ी ही देर में हम अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर को उसकी बेटी को दिखाया। उन्होंने जांच की, बुखार ज्यादा होने की वजह से पहले शरीर पहुंचने को कहा, फिर बुखार कम करने के लिए इंजेक्शन लगाया, कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और आखिर में डॉक्टर बोले, चिंता मत कीजिए, 2-3 घंटे में बुखार उतरने लगेगा, बच्ची को कुछ गंभीर नहीं है। ये शब्द सुनते ही संगीता के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। आंखों में जमी डर की परत कुछ कम हुई और फिर मैं उसे और अपनी बेटी को लेकर वापस घर आया। लेकिन उस दिन मन में अनजाने ही एक बात बहुत मजबूती से महसूस हो रही थी कि इन दो मासूम जिंदगियों का सुख दुख, उनकी खुशी और उनकी जिम्मेदारी अब धीरे धीरे मेरी ही जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बनती जा रही है। मैंने संगीता को शांत स्वर में कहा, संगीता, अभी ठंड के दिन है, झोपड़ी में ठंड और नमी ज्यादा रहती है। तुम अभी वहां मत जाओ, कुछ दिन ही रहो, बच्ची को पूरी तरह ठीक हो जाने दो। और मेरी इन बातों पर उसने पल भर सोचा और फिर हामी से सिर हिला दिया। उस दिन संगीता मेरे ही घर में रुक गई। उसके रहने के लिए मैंने घर की एक अलग साफ सुथरी कमरा दे दिया। उस कमरे में पहले से एक साधारण सी खाट थी और उसी खाट पर संगीता और उसकी नन्ही सी बेटी एक दूसरे से लिपट कर सो गई। दवाइयों का असर और समय पर ही गई देखभाल की वजह से उसकी बेटी का बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। उसके चेहरे पर फिर से थोड़ी सी चैतन्य की झलक दिखाई देने लगी और संगीता को भी बहुत बड़ा सुकून मिला। उसी दिन से संगीता मेरे ही घर में खाना बनाने लगी। सुबह उठकर वह साफ मन से रसोई समेटती, प्यार से चाय बनाती। उसके हाथ की वह साधारण लेकिन स्वादिष्ट चाय इतनी बेहतरीन लगती कि मेरे दिन की शुरुआत ही खुशनुमा हो जाती। दोपहर और रात का खाना भी वह पूरे मन से बनाती। घर में किसी औरत का हाथ लगते ही सब कुछ बदल सा गया था।
घर में फिर से एक जीवंतता आ गई थी। मेरे काम में तेजी आ गई थी। सारे काम समय पर और ठीक-ठाक होने लगे थे। चाहे खेत का काम हो या घर का, हर चीज में संगीता दिल से मेरा साथ दे रही थी। उसका अपनापन, शांत और कोमल स्वभाव, जिम्मेदारी की समझ और हर बात को समझदारी से देखने की उसकी आदत ने मेरे मन में उसके लिए धीरे धीरे आकर्षण पैदा कर दिया। मैं अनजाने ही उसकी ओर खींचता जा रहा था और संगीता भी कभी कभी चुपके से मेरी तरफ देख लेती थी। उसकी वे नजरें मुझे महसूस होती थी, लेकिन हम दोनों ही अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। 2-3 दिनों तक हम दोनों मिलकर उसकी बेटी की बहुत देखभाल की, दिन रात ध्यान रखा, जिससे उसके मन में भी मेरे लिए भरोसे के साथ साथ एक अलग सी अपनापन और लगाव पैदा होता चला गया। उस दिन संगीता मेरे लिए चाय लेकर आई थी। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसने चाय का कप मेरे हाथ में देते हुए उसके नाजुक हाथों का हल्का सा स्पर्श मेरे हाथ से हो गया और उसी एक पल में मेरे दिल में छुपी भावना और भी गहरी हो गई। ऐसा लगा जैसे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई हो। मैंने चाय का कप हाथ में लेकर एक तरफ रख दिया। संगीता आगे बढ़ने लगी। तभी मैंने हिम्मत जुटाकर उसका नाजुक हाथ धीरे से अपने हाथ में पकड़ लिया। वह रुक गई, पल भर के लिए घबरा सी गई और फिर धीरे धीरे मेरी ओर मुड़कर देखने लगी। मैं खड़ा हुआ और बोला, संगीता, रुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह बिना किसी घबराहट के शांत स्वर में बोली, कहिए। मैं कुछ पल चुप रहा, अपने विचारों को समेटा और फिर एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। संगीता, तुम्हारे आने के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। मेरा काम हल्का हो गया है। मेरा घर फिर से घर जैसा लगने लगा है। तुम प्यार से मेरे लिए खाना बनाती हो, मेरी परवाह करती हो, मेरे सुख दुख में साथ देती हो। तुम सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं हो, बल्कि दिल से भी बहुत साफ और खूबसूरत हो। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं दिल से तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा अतीत मेरे लिए बोझ नहीं, बल्कि तुम्हारा संघर्ष मेरे लिए सम्मान है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये मेरे शब्द सुनते ही संगीता की आंखें भर आई, आंसू बहने लगे। वह धीरे से आगे आई, मेरे कंधे पर सिर रखकर फुट फुट कर रोने लगी, जैसे अंदर बरसों से जमा हुआ सारा दर्द उन आंसुओं के जरिए बाहर निकल रहा हो। कुछ देर बाद उसने खुद को संभालते हुए कहा, सच में बिना किसी रिश्ते के अपने मुझे सहारा दिया, हिम्मत दी, मेरी और मेरी बेटी की दिल से देखभाल की। जिंदगी में पहली बार मुझे सुरक्षित महसूस हुआ। आप मुझे और मेरी बेटी को अपनाने के लिए तैयार है। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए? मुझे भी आप दिल से अच्छे लगते हैं। आपके पैसे, आपका घर या आपका खेत नहीं, बल्कि आपका स्वभाव, आपकी इंसानियत और आपका प्यार मुझे ज़्यादा प्यारा है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस पल मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। आंखों में आंसू आ गए, दिल भर आया। मैंने धीरे से उसके माथे पर प्यार भरा चुंबन दिया और उसी दिन से हमारा रिश्ता सिर्फ सहानुभूति से निकलकर प्यार में बदल गया। कुछ ही दिनों में मैंने और संगीता ने सादगी से शादी कर ली और आज हम दोनों, उसकी बेटी भी हमारे ही परिवार का हिस्सा बनकर खुशी, सुकून और प्यार के साथ जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? मैंने और संगीता ने जो किया, क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। ज़िंदगी कभी-कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है, जहाँ सही और गलत का फैसला समाज नहीं, बल्कि हमारा दिल करता है। समीर और संगीता की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ता खून का हो या न हो, जो रिश्ता विश्वास, इंसानियत और प्यार पर टिका होता है, वही सच्चा होता है। एक अकेली माँ को सहारा देना, एक मासूम बच्चे को सुरक्षित भविष्य देना और बिना किसी स्वार्थ के किसी का हाथ थाम लेना, यही सच्ची इंसानियत है। पैसा, हैसियत या समाज नहीं, बल्कि इंसान बनकर इंसान से प्यार करना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अगर मेरी और संगीता की यह प्रेम कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।